हेलो साथियों, वेलकम टू द टैलेंट इंस्टीट्यूट। तो कैसे हो दोस्त? मज़े में मस्त स्वस्थ रहो और देखते रहो हमारे वीडियोस और क्लास। देख, आज की क्लास की अपन बात करें तो ये क्लास है एमपी जीके के ऊपर। और यदि आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या पटवारी या कोई कांस्टेबल या एसआई, जिस भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हो, एमपी से रिलेटेड एमपी जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे उसमें एक प्रश्न हो, दो प्रश्न हो, तीन प्रश्न हो, अधिकतम 5 प्रश्न हो। ठीक है, तो 5 प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बच्चे तो 0.25 नंबर से फेल हो जाते हैं, 0.1 से फेल हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बात क्लियर कर दूं कि 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी मेरिट के लिए। इसीलिए एमपी जीके को भी पढ़ना अनिवार्य है और एमपी जीके को अपन को लेकर चलना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की कोई वैकेंसी क्वालिफाई करनी है तो ठीक है। तो क्लास को हम जारी रखते हैं। और पिछली क्लास में जो मैंने आप लोग को पढ़ाया था उसमें हम पढ़ चुके थे राजकीय चिन्हों से रिलेटेड, जैसे राजकीय मछली, राजकीय वृक्ष, जो भी फल, ये सब। जैसे मैं आपको थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। राजकीय हमारा पक्षी की बात करें तो दूधराज है, पशु की बात करें तो बारहसिंगा है, पेड़ की बात करें तो बरगद है, मछली की बात करें तो महाशीर है। और आपको पूछे तो कुछ राजधानियाँ मैंने आपको बताई थी। ठीक है, एमपी की कुछ राजधानियाँ। संस्कार राजधानी हमारी जबलपुर है, जिसको संस्कार धानी भी कहते हैं। संस्कृति राजधानी हमारी उज्जैन है। प्रशासनिक राजधानी हमारी या मुख्य राजधानी हमारी भोपाल है। या आर्थिक या औद्योगिक राजधानी पूछो तो इंदौर है। ऊर्जा राजधानी सिंगरौली है। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज हम उन्हीं चिन्हों में से कुछ चिन्ह छूट गए हैं जिनको अपन को पढ़ना है और लिखना है। तो लिखना दोस्तों, अगला है एमपी का राजकीय चिन्ह। एमपी का राजकीय चिन्ह के बारे में अपन पढ़ेंगे। एमपी का राजकीय, जैसे इंडिया का राजकीय चिन्ह होता है ना, वैसे एमपी का राजकीय चिन्ह के बारे में क्या क्या जानते हो, एक ये पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे अपन मध्य प्रदेश गान। मध्य प्रदेश गान के बारे में कुछ लिखेंगे, मध्य प्रदेश गान। उसके बाद अपन पढ़ेंगे भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति पढ़ेंगे अपन। देखो, राइटिंग पे मत जाना, मेरी ऑलरेडी ये हिंदी की करशू गाने मानी जाती हैं। थोड़ा मैं बोलता जा रहा हूँ, उस पर भी ध्यान देना। उसके बाद अपन पढ़ेंगे अपने एमपी से मानक समय रेखा की बात करें अपन, तो मानक समय रेखा एमपी में कहाँ से गुजर रही है, मानक समय रेखा कितने ज़िलों से गुजर रही है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे पड़ोसी राज्य, तो मैं पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद जलवायु की बात करें, एमपी की जलवायु कैसी है, जलवायु पढ़ेंगे अपन, जलवायु कैसी है। उसके बाद में एमपी में पढ़ेंगे अपन वर्षा, कितनी वर्षा होती है एमपी में, वर्षा से रिलेटेड। उसके बाद अपन पढ़ेंगे एमपी से कर्क रेखा भी गुजरती है, कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे। देखो, मेरा जो सिस्टम है, कोई भी जो सिस्टम है मेरा पढ़ाने का, वो अलग टाइप है। जिस प्रकार से मैं पढ़ाता हूँ उस प्रकार से आप नोट डाउन करोगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, ये मेरा मानना है। विश्वास नहीं है तो आप करके देखें। उसके बाद पढ़ेंगे एमपी से रिलेटेड केंद्रीय बिंदु। ठीक है, एमपी में इंडिया का केंद्रीय बिंदु है, अखंड भारत का केंद्रीय बिंदु है, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने टॉपिक लिखा वो लिखा है राजकीय चिन्ह। देखो, लास्ट हम पढ़ चुके थे राजकीय नृत्य राई और राजकीय नाट्य माच समथिंग। अब अपन पढ़ रहे हैं राजकीय चिन्ह। तो देखो, राजकीय चिन्ह जो बना हुआ है हमारा, वो बना हुआ है 24 स्तूप। उस चिन्ह के अंदर जो है कितने स्तूप हैं, 24 स्तूपों से बना हुआ है। देखो, कुछ इस प्रकार से है, ऐसा गोल है, और ये स्तूप ऐसे है। अंदर गेहूं की बालियाँ वगैरह कुछ है, वो आपको लिखा देता हूँ मैं सारा। देखो, उसके बाद में, इसके बाद में यह एक व्रत में है, तो बिल्कुल ये एक किसमें है, व्रत में है, ये भी सही है। उसके बाद अपन देखें तो इसके ये व्रत में है, जो किस चीज़ का, तरक्की, विकास और असीम संभावनाओं का प्रतीक है। व्रत का मतलब है तरक्की, व्रत का जो मतलब निकलता है तरक्की प्लस विकास
हैं। वृत्त का जो मतलब है, वृत्त ही क्यों उपयोग किया गया, क्योंकि एमपी की तरक्की और एमपी की विकास से रिलेटेड है। 24 स्तूप के बाद अपन चले, और क्या है इसमें, इस वृत्त के भीतर मध्य प्रदेश शासन में और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो अंदर क्या लिखा हुआ है, अंदर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। कितने स्तूप हैं, 24 स्तूप हैं। और अपन देखें इसमें क्या है, इसके केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राज्य वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। तो इसके अंदर क्या दर्शाया गया है, अंदर अशोक स्तंभ को सिंह आकार में, सिंह आकार मतलब शेर जैसा, अशोक स्तंभ सिंह आकार में दर्शाया गया है। और एक और क्या बोला मैंने आपको कि इस आकार, इसके आसपास दर्शाया गया है बरगद का पेड़, जो हमारा क्या है, राजकीय वृक्ष है बरगद। और क्या है इसके अंदर, इसके अंदर और देखिए तो गेहूं की बालियाँ भी है, ठीक है, गेहूं और धान की बालियाँ भी अंकित की गई हैं। गेहूं प्लस धान की बालियाँ। तो आप सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, सर्च करें और पता करें कि किस प्रकार से दिखता है एमपी का राजकीय चिन्ह, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है। इसके अंदर यहाँ लिखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन, यहाँ सत्यमेव जयते, यहाँ है अशोक स्तंभ जो कि सिंह आकृति में है, और यहाँ पर लगी हुई है गेहूं की बालियाँ, और ये बने हुए 24 स्तूप। कुछ इस प्रकार से हमारा चिन्ह बनता है। अब अपन चलते हैं मध्य प्रदेश का गान। तो आपको सबको पता है क्या नाम है उसका, सुख का दाता सबका साथी, यही एमपी का गान है, सुख का दाता सबका साथी। तो अपन सॉन्ग सुनते हैं ना, जब भी कुछ एमपी से रिलेटेड या मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं, उस दिन सॉन्ग गाया जाता है, सुख का दाता सबका साथी ऐसा मध्य प्रदेश है। ऐसा कुछ मेरे को पूरा याद नहीं है, परंतु बहुत अच्छा सॉन्ग है। तो ये हमारा मध्य प्रदेश का गान है, क्या है, सुख का दाता सबका साथी। तो इसकी घोषणा कब की गई कि भाई ये हमारा मध्य प्रदेश का गान होगा? इसकी घोषणा की गई दोस्तों 26 जुलाई 2011 को इसकी घोषणा की गई। उसके बाद में इसके रचनाकार कौन है, संगीतकार कौन है और गायक कौन है। मतलब रचनाकार कौन होता है, संगीतकार कौन होता है और गायक कौन होता है, तीनों चीज़ को समझो। रचनाकार की अपन बात करें तो रचनाकार कहते हैं जो इसको लिखता है, संगीतकार उसे कहते हैं जो इस सॉन्ग में संगीत डालेगा, मतलब धुन डालने वाला। और गायक, गायक का मतलब तो आप सबको पता है, जो इसको गाएगा। तो देखो रचना करने वाला, इस गीत को लिखने वाला व्यक्ति है महेश श्रीवास्तव, जिसने इस गीत को लिखा है। वास्तव में ये व्यक्ति था, नाम में ही वास्तव है, जिसने गीत लिखा। संगीतकार भी इसका वास्तव है, आदेश वास्तव। एक तो इन्होंने संगीत डाला है इस सॉन्ग में, और आदेश वास्तव, आदेश श्रीवास्तव है ना, श्री भी आप समझ लेना, ये वास्तव लिख दिया मैंने, आदेश श्रीवास्तव। और इनका साथ दिया है उन व्यक्ति का नाम है सुनील झा, सुनील झा द्वारा। उसके बाद में गायक कलाकार कौन है इसके, तो इसका नाम सुना होगा आपने, शान, जिसको शांतनु भी कहते हैं, इसने इसको गाया है। तो ये था हमारा मध्य प्रदेश गान। अब चलते हैं अपन भौगोलिक स्थिति की ओर। तो भौगोलिक स्थिति को अपन देखें तो भौगोलिक स्थिति में देखो अक्षांशीय जो विस्तार होता है और एक मानक समय वाला जो मैंने लिखाया है, नहीं लिखा है, वो दोनों इसमें पढ़ेंगे अपन। एक पढ़ेंगे अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, और एक पढ़ेंगे मानक, मानक समय, मानक समय रेखा।
देखो ये क्या चीज़ है, देखो अक्षांशीय विस्तार बहुत बार पूछा गया है। आपको पूछे उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतरण, तो उत्तरी अक्षांश है हमारा 21 डिग्री 6 मिनट से लगाकर 26 डिग्री 30 मिनट तक है हमारा उत्तरी अक्षांश एमपी का। आंकड़े मत भूलना भाई। और आपको पूछ ले अगला जो आएगा पूर्वी देशांतर, एमपी पूर्वी देशांतर में कितना फैला हुआ है, तो ये आंकड़े मत भूलना। आंकड़ा है 74.9 से 74 डिग्री 9 मिनट से जो रहेगा 82 डिग्री 48 मिनट। ये अच्छे से लिख लेना भाई। ये उत्तरी अक्षांश जो बटा हुआ है 2 भागों में बटा हुआ है। एक है उत्तरी अक्षांश, अक्षांशीय विस्तार बटा हुआ है 2 भागों में, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। अब मानक समय रेखा की बात करें तो मानक समय रेखा, भारत में मानक समय रेखा 82.5 डिग्री सिंगरौली ज़िले से गुजरती है। तो एमपी में जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री सिंगरौली से गुजरती है। तो ये एमपी के लिए बहुत बड़ी बात है। जो ये वही मानक समय रेखा है, जब अपन पता करते हैं ना कि अपने इंडिया में चाहे 10 बज रही हो तो किसी देश में 12 बज रही होती है, किसी देश में 3 बज रही होती है, किसी देश में 4 बज रही होती है। तो ये मानक समय रेखा पर डिपेंड करता है कि किस देश में कितना समय होगा जब यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, तो मानक समय रेखा ये ऊपर मैंने लिखा दिया, ये एक ही है ना, इसी के बारे में लिखा है या नाम दे दिया था, मेरे को ध्यान नहीं दिया। तो यही बात करें अपन अपने एमपी के सिंगरौली ज़िले से मानक समय रेखा निकल रही है कितने डिग्री, 82.5 डिग्री। और मैं इसका बेसिक नॉलेज बताऊं तो जो इंग्लैंड में जो ग्रीनविच जो जगह है वहाँ से पूरे विश्व का समय डिसाइड किया जाता है। तो अपन 5.5 घंटे वहाँ के समय से आगे हैं। कितने घंटे? 5.5 घंटे, ये याद रखना आप। चलो, और जब एमपी जीके के अलावा जो अदर जीके पढ़ाया जाएगा, भूगोल पढ़ाया जाएगा, तब आपको समझाया जाएगा कि किस प्रकार से मानक समय रेखा का पोर्शन होता है। चलो अगला टॉपिक अपन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? जलवायु। तो जलवायु को समझते हैं, जलवायु को समझते हैं। देखो बताना मेरे को पीछे दिख रहा नहीं दिख रहा है। जलवायु देखिए तो अपने यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कहाँ यहाँ तक दिख रहा है? यहाँ, ठीक है। तो देखो हमारी जो जलवायु है वो है उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है। उसके बाद में अपन देखें मालवा के पठार की जलवायु कहते हैं आदर्श जलवायु। तो मालवा के पठार की जलवायु को क्या कहते हैं? मालवा के पठार की जो जलवायु होती हैं उसको कहते हैं आदर्श जलवायु। और अपन बात करें उत्तर के मैदान, एमपी के जो उत्तर के मैदान है, उत्तर के मैदान की जलवायु को कहते हैं विषम जलवायु, समथिंग। तो विषम जलवायु थोड़ा आप रिलेट कर लेना, नहीं दिख रहा हो तो मैं बोलता जा रहा हूँ। उत्तर के मैदान का कहलाती है विषम जलवायु और मालवा के पठार की कहलाती है आदर्श जलवायु। और अपने पूरे एमपी की जलवायु पूछे तो वो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। चलो वर्षा की बात करते हैं। तो अपने यहाँ वर्षा कितनी होती है? तो औसतन वर्षा पूरे एमपी की औसतन वर्षा जो है 112 सेंटीमीटर है। और एमपी में सर्वाधिक पूछे तो कहाँ की है, और एमपी में सबसे कम पूछे तो कहाँ की है? तो जहाँ तक मैं रिलेट कर पा रहा हूँ सर्वाधिक वर्षा होनी चाहिए पंचमढ़ी में, और सबसे कम वर्षा देखने को मिलेगी मुरैना की गोहद तहसील में। तो बिल्कुल सत्य लग रहा है, लग नहीं रहा है, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक पंचमढ़ी में ही है, और पंचमढ़ी आगे पढ़ेंगे होशंगाबाद ज़िले में है, और सबसे कम है मुरैना नहीं, भिंड की गोहद
जो तहसील है इसमें सबसे कम वर्षा होती है। पंचमढ़ी में सर्वाधिक और गोहद तहसील में सबसे कम। कर्क रेखा की अपन बात करें तो कर्क रेखा एमपी में कितने ज़िलों से गुजरती है? 14 ज़िलों से। 14 ज़िलों से गुजरती है। अब मैं एमपी मैप तो मैंने बनाया नहीं है, फिर भी मैं आपको याद करवा देता हूँ। देखो 14 ज़िले कौन से हैं। जब मैंने मैप आपको याद करवाया था तो उधर से पूरा बताया हुआ है 53 ज़िले कि कौन सा ज़िला कहाँ पे है। तो देखो मैं इधर से स्टार्ट करूँ, किधर साइड से? अपने पश्चिमी एरिया से। तो पश्चिमी एरिया में सबसे पहला ज़िला आता है रतलाम। रतलाम के बाद आता है उज्जैन के बाद आता है शाजापुर, ठीक है, शाजापुर। और आगे अब बात करें तो यहाँ पर 5 ज़िले, 5 के 5 ही भोपाल संभाग के आ जाएंगे। 3 तो किसके हो गए? उज्जैन संभाग के। कौन कौन हो गए? रतलाम हो गया, उज्जैन हो गया, शाजापुर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं भोपाल के 5 ज़िले कौन कौन से? राजगढ़, सीहोर, विदिशा, भोपाल और रायसेन। कितने हो गए? 3 ज़िले हो गए उज्जैन संभाग के और 5 ज़िले हो गए भोपाल संभाग के। 8 हो चुके हैं, कुल 14 हैं। आगे चले अपन तो अब आता है जबलपुर संभाग, सागर संभाग आता है। तो सागर के आते हैं 2 ज़िले, एक आता है सागर, एक आता है दमोह। उसके बाद में जबलपुर संभाग में अपन देखें तो जबलपुर में आते हैं कौन कौन से ज़िले? जबलपुर, कटनी, ये दोनों आते हैं, जबलपुर और कटनी। और इसके बाद आता है होशंगाबाद नहीं, ये अपना शहडोल संभाग, और शहडोल में आता है उमरिया और शहडोल। ये हमारे 14 ज़िले हैं। तो जिसको मैप याद है वो क्लियरली याद रख लेगा। इधर से स्टार्ट होती है गाड़ी कि सर कहाँ से स्टार्ट होती है? रतलाम से। रतलाम के बाद उज्जैन आता है, उज्जैन के बाद शाजापुर आता है। 3 आते हैं उज्जैन संभाग के और 5 आते हैं भोपाल संभाग के। कौन कौन आते हैं सर? राजगढ़ आता है, विदिशा, सीहोर, भोपाल और रायसेन, ये 5 हो गए। उसके बाद में आता है हमारा सागर के बाद दमोह, फिर जबलपुर, फिर कटनी। उसके बाद कटनी के बाद आता है उमरिया और फिर आता है शहडोल। तो ये 14 हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14। तो 14 ज़िले किस पे आते हैं? कर्क रेखा पर। और एमपी में से कर्क रेखा गुजरती है, इतना आप याद रखना। 14 ज़िलों से एमपी में कर्क रेखा गुजरती हैं और ये मालवा के मध्य में से गुजरती है। मालवा के कहाँ से गुजरती है? मालवा में मध्य से गुजरती है, इतना याद रखना, मालवा में मध्य से। और टोटल 14 ज़िलों से कर्क रेखा गुजरती है। चलो केंद्रीय बिंदु की बात करते हैं। एमपी में केंद्रीय बिंदु कौन कौन से हैं? देखो एमपी के केंद्रीय बिंदु का मतलब ये है कि 2-3 केंद्रीय बिंदु है। एक तो है अखंड भारत, जो पहले भारत के टुकड़े नहीं हुए थे तब का केंद्रीय बिंदु भी आज एमपी में मौजूद है। अखंड भारत का पूछे तो, या भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु पूछे तो वो अलग जगह है। भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु भी एमपी में है। और तीसरा आपको पूछे पृथ्वी का केंद्र बिंदु, पृथ्वी का केंद्र बिंदु भी एमपी में है। अब आप आश्चर्यचकित हो जाओगे ऐसा कैसे हो सकता है? तीनों चीज़ एमपी में है भाई। देखो अखंड भारत का केंद्र बिंदु एमपी में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बैतूल के बरसाली में। कहाँ पे? बरसाली नामक जगह है जो कि बैतूल में है। यहाँ पर केंद्रीय बिंदु है किसका? अखंड भारत का। और भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु है मनोहर ग्राम, करौंदी तहसील, जिला कटनी। देख लेना एक बार और, क्या बोला मैंने? मनोहर ग्राम। और ये मनोहर ग्राम है करौंदी तहसील में। और करौंदी तहसील आती है कौन से ज़िले में? अभी बताया मैंने आपको, कटनी ज़िले में। तो वर्तमान भारत का भौगोलिक बिंदु कटनी में है। और अखंड भारत का पूछे तो बैतूल में है।
और पृथ्वी का केंद्र बिंदु पूछे तो उज्जैन का मंगलनाथ मंदिर। उज्जैन का जो मंगलनाथ मंदिर है, ये मंगलनाथ मंदिर स्थित है उज्जैन में, और ये जो मंदिर है ये एमपी का केंद्र बिंदु है। ये बात आप अपने जहन में बिठा लें। ठीक है दोस्त, तो कितना जान सकते हैं, वीडियो कितना बड़ा हो गया है। चलो, तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको समझाए। उसके बाद भी समझने को तो बहुत कुछ है, अभी थोड़ा थोड़ा अपन पढ़ेंगे तो अपन को लंबे समय तक याद रहेगा। एक बार मैं रिपीट करा देता हूँ, याद करवा देता हूँ आपको क्या क्या पढ़ाया मैंने आपको। आज के टॉपिक थे राजकीय चिन्ह, मध्य प्रदेश का गान, मानक समय रेखा, भौगोलिक स्थिति, वर्षा, केंद्रीय बिंदु, कर्क रेखा और एमपी की जलवायु। राज की चिन्ह की बात करें तो राज की चिन्ह में कितनी स्तूप हैं, 24 स्तूप हैं। ठीक है, उसके बाद अंदर साइड देखें तो अंदर साइड यहाँ लिखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन और यहाँ लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, ये आप समझ लेना। ठीक है, ये दोनों चीज़ अंदर लिखी हुई हैं। उसके बाद में गेहूँ और धान की बालियाँ यहाँ दोनों साइडों में मिलती है, गेहूँ और धान की बालियाँ। उसके बाद में ये जो व्रत है ये एक तरक्की और विकास का प्रतीक है, और इसी के अंदर एक सिंह आकृति में अशोक स्तंभ बना हुआ है। अशोक स्तंभ किस आकार में बना हुआ है, सिंह आकृति में, और इसके आसपास अंदर बरगद के पेड़ को दर्शाया गया है। मध्य प्रदेश का गान की बात करें तो वो है सबका दाता सबका साथी। ठीक है, तो इसको सुख का दाता भी कहते हैं, ये वाला बिल्कुल सही है। और इसको घोषणा कब की गई कि यह हमारा राजकीय गान होगा, तो ये की गई 26 जुलाई 2011 को। 2011 को शायद अपनी मछली को भी चुना था। देखो यहाँ दोनों श्रीवास्तव है, रचना भी श्रीवास्तव ने की और संगीत भी किसने दिया, श्रीवास्तव ने। गाया किसने, शान ने, और इसको शांतनु भी कहते हैं। देखो महेश नाम लगेगा तो महेश वाला व्यक्ति रचना करने वाला है और आदेश देने वाला व्यक्ति संगीत करेगा, और आदेश के साथ कौन है, सुनील झा है। अब बात करें भौगोलिक स्थिति, तो एमपी का भौगोलिक स्थिति 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो है मानक समय रेखा जो एमपी के सिंगरौली ज़िले से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, सिंगरौली से 82.5 डिग्री। और उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में क्या बटा हुआ है, अक्षांशीय विस्तार। तो कितना है, ध्यान से समझना इन आंकड़ों को, 21 डिग्री 6 मिनट से लगाकर 26 डिग्री 30 मिनट तक है उत्तरी अक्षांश, और पूर्वी देशांतर है 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट। जलवायु की बात करें तो पूरे एमपी की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है, और मालवा की जलवायु कहलाती है आदर्श जलवायु, उत्तर के मैदान की जलवायु कहलाती है विषम जलवायु। ठीक है, बस इतना याद रखो, मालवा की आदर्श, उत्तर के मैदान की विषम, और उष्णकटिबंधीय मतलब जहाँ पर वर्षा ज़्यादा हो। तो पूरे एमपी की उष्णकटिबंधीय है, और कितनी वर्षा होती है पूरे एमपी में, 112 सेंटीमीटर। सर्वाधिक कहाँ होती है, पंचमढ़ी में लगभग 200 सेंटीमीटर तक पंचमढ़ी में होती है, और सबसे कम होती है वर्षा गोहद तहसील में, और ये गोहद तहसील में होती है 55 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा। अपने एमपी से कर्क रेखा भी गुजरती है, जो कितने ज़िलों से गुजरती है, 14। देखो उधर से मैं काउंट करूँ या इधर से काउंट करूँ तो आपको मैप याद होना चाहिए। देखो 3 ज़िले उज्जैन संभाग के, ये 5 ज़िले भोपाल संभाग के, 2 ज़िले सागर संभाग के, 2 ज़िले जबलपुर के, और 2 ज़िले शहडोल संभाग के। तो कितने संभाग, कितने हैं, ज़िले तो हमारे 14 हैं, संभाग हैं 1 2 3 4 5। तो 5 संभाग से तो कर्क रेखा गुजरती है, 14 ज़िलों से गुजरती है, ये आपको बता चुका हूँ। केंद्रीय बिंदु बात करें तो 3 केंद्रीय बिंदु एमपी में स्थित है। एक अखंड भारत का है, एक मध्य प्रदेश भारत का भौगोलिक बिंदु है, और एक है पृथ्वी का केंद्र बिंदु। तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ मंदिर है, और मनोहर ग्राम जो कटनी का गांव है ये भारत का वर्तमान भौगोलिक बिंदु है। और अखंड भारत जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश सब शामिल थे उसका था बरसाली बैतूल, और आज भी है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट्स थे आज के। इसको थोड़ा कम समझ में आया तो फिर वीडियो को रिपीट करके देखें, तभी आपको याद होगा। ठीक है, पूरे वीडियो में बने रहे, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। इतनी मेहनत करो कि माँ बाप का नाम रोशन हो जाए दोस्त। ठीक है, हम मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आप मेहनत अपने माता पिता के लिए और अपने लिए करो, बस इतना सा चाहिए। क्योंकि आप
इस एंड्रॉयड मोबाइल के उधर बैठे हो, हम इधर बैठे हैं, परंतु हमारा छोटा सा प्रयास है कि हमारे इस प्रयास से आपका जीवन संवर जाए। ठीक है दोस्त, तो एक बार फिर से धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, आसपास स्वच्छता बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।